अच्छा सर, शुरू-शुरू में आपने एक एप्लीकेशन दी थी मजिस्ट्रेट साहब जज साहब को कि चार्जशीट के हवाले से, जिसमें इन्होंने 2 ऑफेंसेस भी ऐड कर दिए थे नित्रपाल मीना और सचिन मीना के हवाले से। तो ये भी चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रहे? उसके बाद ये मामला जो है उसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई। बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं कि पुलिस क्यों नहीं चार्जशीट इसकी कर रही, और आप खुद जा के इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कभी नेपाल में, कभी किसी जगह पे, तो पुलिस ये काम क्यों नहीं कर रही? और इसके लिए कोई क्या आगे फर्दर अप्रोप्रिएट स्टेप होगा सर? देखिए, 16 आईपीसी इंडियन पैनल कोड और 212 ये आईपीसी इंडियन पैनल कोड, ये 2 सेक्शंस जब मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द केस एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विच वाज पेंडिंग बिफोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो इसका स्टेटस है, ये हमें बताएं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस जारी किया, तो उस पे 2-3 डेटों पे वो आने के बाद उन्होंने लिखित में अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल की, जिसके अंदर हमें ये पता चला कि मजीद आगे जो ऐड की गई है सेक्शन में, तो सेक्शन 14 ए इंडियन फोर्न एक्ट 1946 के अलावा इंडियन पैनल कोड की सेक्शन 120 बी आईपीसी और 176 आईपीसी एंड 212 आईपीसी, तो वो 2 सेक्शंस ऐड की हुई। अब आईपीसी जो सेक्शंस है वो 120 बी आईपीसी एंड 176 आईपीसी और 212, इनमें 2 साल से 3 साल तक और 5 साल तक की सजा है। ये सेक्शन 3 सेक्शन हल्की सेक्शन लगी हुई है, लेकिन अभी तक चालान पेश नहीं हुआ। तो मैं अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं भी क्योंकि मेरे भी केसेस तो बहुत ज्यादा हैं और मैं भी इसकी वेट कर रहा हूं। तो अगर ये जल्दी इसमें चालान पेश नहीं होता है तो मैं इस मामले को यूपी से, उत्तर प्रदेश से वो हरियाणा में लेके आऊंगा और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, और वहां पर जो है इसकी नए सिरे से जांच कीजिए, मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में मूव करूंगा जल्दी, थोड़ा टाइम और देख रहा हूं मैं। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा सर, मेरा आपसे ये है कि अभी रिसेंटली आपने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को लिया है सोशल मीडिया के हवाले से, और उस हवाले से आप कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल करने जा रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? जी सर। देखिए, जब कोई सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट, अब जैसे कि जमानत जिस वक्त दी गई, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी। देखिए, जब भी कोई क्रिमिनल कोर्ट या सिविल कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है कि हम ये ऑर्डर पास करते हैं, जैसे जमानत में कंडीशन रखी गई कि आप ऐसा नहीं करेंगी, आप ऐसा नहीं करेंगी, और इन शर्तों पे आपको जमानत दी जाती है। अगर उसका वो वायलेशन करती है और वो उसको बोलते हैं, क्योंकि वो जो बेल मिली है वो क्रिमिनल मामले में बेल मिली है। अगर क्रिमिनल मामले में कोई बेल ऑर्डर पास किया है या कोई क्रिमिनल केस में कोई ऑर्डर पास किया है जिसमें बंदिशें लगाई गई हैं, पाबंदी लगाई गई हैं, और उसको कोई भी इंसान वायलेट करता है, तो उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। क्रिमिनल ऑर्डर की जो कंटेम्प्ट की है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट उसको बोलते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। बिल्कुल सही बात। और अगर कोई मामला सिविल लिटिगेशन में गया है और माननीय न्यायालय ने किसी मामले को इंजेक्शन ग्रांट किया है और उस पर स्टे ऑर्डर जारी किए हैं, इंजेक्शन ग्रांट किया है, स्टे ऑर्डर जारी किए, एंट्रीम रिलीफ दिया है, तो वहां पर अगर उस ऑर्डर्स की वायलेशन की जाती है तो उसको बोलते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट, जो कि इंडियन कंटेम्प्ट एक्ट 1971 की सेक्शन 3 की सबसेक्शन ए और सबसेक्शन बी में आती है। सब 3 सेक्शन जो है वो किसी भी मामले की, न्यायालय के मामले की वायलेशन करना ए और बी में उनको बांटा गया है। अगर क्रिमिनल मामले की वायलेशन करी है तो वो ए कैटेगरी में आता है, अगर सिविल मामले की गई है तो वो बी कैटेगरी में आता है। ए और बी में इनको बांटा गया है। सेक्शन 3 की सबसेक्शन ए और सबसेक्शन बी कोड ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 की सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो जो सिविल मामले में ऑर्डर जारी किए गए हैं, और उसमें ये मैंने सभी चैनल को आधार बना करके, बेस बना करके उसके अंदर लिखा था कि ये पाकिस्तानी नेशनल है
और ये अंडर ट्रायल अक्यूज्ड है। इसके खिलाफ 159 2023 में मुकदमा दर्ज हुआ है सेक्शन 14A इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 के तहत, और ये बेल पे कंडीशनल बेल आउट है। तो ऐसे हालात में ये सेक्शन 11A इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 का वायलेशन कर रही है, जिसको इजाजत नहीं है कोई रील बनाकर कोई पब्लिसिटी करे, उसको पब्लिश करे, और वो प्रायर टू परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये ऐसा कर रही है, इसको रोका जाए। उस पर मैंने कानून भी दिखाया कोर्ट को, कोर्ट ने माना बाकायदा उसको, और सभी चैनलों को मैंने बंद करने के लिए, डिलीट करने के लिए प्रेयर की थी, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर ये किया कि अगर हम इन चैनल को बंद कर देंगे और इनको रिमूव करने का ऑर्डर देंगे, तो फिर ये दोबारा नई चैनल बनाएगी और फिर ये आपके खिलाफ भी जो है दोबारा इस तरह की बातें कहेगी। तो लिहाजा हम इसको रिस्ट्रेन कर देते हैं कि ये किसी भी चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, या किसी नए चैनल पर या पुराने चैनल पर किसी भी तरह की आपके खिलाफ कोई कंट्रोवर्शियल, कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं देगी, और कोई क्लेम नहीं करेगी, और कोई पब्लिश नहीं करेगी। अगर ये ऐसा करती है तो इसको फिर कंटेम्प्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। तो हमने सारे, अभी ये जो ऑर्डर है सिर्फ अगली तारीख तक के लिए है, उसके बाद हम न्यायालय को बताएंगे कि ये ऑर्डर होने के बाद भी ज्यादा इस प्रकार की हरकतें कर रही है, तो फिर उन हालात में ऑनरेबल कोर्ट उस ऑर्डर को रिवाइज करते हुए ये आदेश दे सकती है, ये ऑर्डर जारी कर सकती है कि आप इसको किसी भी सोशल मीडिया को यूज करने से हम रोकते हैं। अदालत इसमें तब्दील करके दे सकती है। या मैं खुद भी 151 CPC के तहत अगर किसी ऑर्डर में कोई चूक रह जाए तो देयर इज ए प्रोविजन अंडर सेक्शन 151 CRPC, तो उसको हम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं 151 CRPC के तहत, तो CPC के तहत, सॉरी CPC के तहत हम वो एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि जनाब इस ऑर्डर में ये कमी रह गई है और आप इसको कर दीजिए। तो वो उन हालात में भी हो सकता है। तो अभी सारे जो यूट्यूब के जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनसे मेरे मेल पे बातचीत होती रहती है। वो कहते हैं जी हमने सारे कंटेंट इसके हटा दिए। अगर इन्होंने आपके बारे में जो कोर्ट के ऑर्डर है, अगर एक भी बार इन्होंने कोई वायलेशन किया, हम तुरंत से जो है इनको हमने वार्निंग दी हुई है, तुरंत इनका चैनल उड़ा देंगे। बिल्कुल सही बात है सर। ये अभी आपने बताया तो ये बहुत सारे लोगों को भी समझ आया होगा, और मैंने भी इसको सही तरीके से अभी समझ पाया हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोग सवाल ये कर रहे थे कि ये चैनल बंद क्यों नहीं हुआ। लेकिन अभी जिस तरह से आपने बताया, ये तो बंद होने से भी बड़ा ऑर्डर है। जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने भी क्लियर किया, अगर बंद होता तो एक चैनल बंद होता, लेकिन उन्होंने इसको रेस्ट्रेन कर दिया कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम है, कोई भी है, कोई भी डेफामेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट मोमिन मलिक साहब वो नहीं करेगी। तो ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, ये उससे भी बहुत बड़ा ऑर्डर है जो आपने कोर्ट से लिया है। और अब अगर ये उसकी खिलाफवर्जी करती है तो ये तो मैं कहता हूँ कि बेवकूफाना हरकत है और सस्ती शोहरत लेने वाली बात है। ये तो फिर ये तो जेल जाने वाली बात है सीधी सीधी। कोई भी शख्स बाशऊर की थोड़ी बहुत अकल रखता है, ऐसी हरकत नहीं करता। मैं इसको सही तरह वाच कर रहा हूँ कि, और मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दिया है सभी फोन्स पे, अपने फ्रेंड्स को भी लगवा दिया है, सभी जूनियर्स को भी लगवा दिया है। करीब 30-35 जूनियर हैं, उन सबको मैंने बोल दिया है कि अगर कहीं भी ये लाइव या वीडियो कोई डालती है, डिफेमेटरी कोई बात कहती है, फौरन से रिकॉर्डिंग उसको मेरे पास भेजो। और मैं चाहता हूं कि ये कोई वायलेशन करे ताकि मुझे इसके खिलाफ को कंटेम्प्ट डालने का मौका मिले। और उसमें जमानत भी नहीं है, 6 महीने के लिए ये अंदर जाए, और उसमें जमानत भी नहीं है। ये अंदर जाएगी 6 महीने के लिए, कम से कम इसके बच्चे हैं वो हम फौरन से हमें मिल जाएंगे, और फिर हम उसको एक तरह से खुदा नजर को सौंप सकते हैं, क्योंकि कंटेम्प्ट पिटीशन के अंदर भी कोई जमानत का कोई प्रोविजन नहीं है कंटेम्प्ट पिटीशन के अंदर। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं, पिछले दिनों एक वकील साहब ने कंटेम्प्ट की है कोर्ट में, हाई कोर्ट में। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोर्ट के सामने ना अपना वो गाउन जो है वो अदालत के सामने तब्दील किया है केसेस की समाअत के दौरान। तो जज साहब ने कहा कि आपको शौर नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं, आपने इसको ड्रेसिंग रूम समझा हुआ है, जिसपे थोड़ी बहुत तलख कलामी होगी। और अदालत ने 3 मंथ की पनिशमेंट उधर ही सुनाई है मौके के ऊपर। और वो वकील साहब थे हाई कोर्ट के, उनको 3 महीने की जेल का, वो फिर बाद में बेल तो हुई, सस्पेंशन हुई उसकी, पनिशमेंट की अपील करके, उसमें इंट्रा कोर्ट अपील करके वो सस्पेंड हुई, लेकिन वो वक्ती तौर पे उनको जेल भेज दिया गया। तो ये तो मजाक समझ रहे हैं इस ऑर्डर को। ये इतना बड़ा जो ऑर्डर आपने करवाया है,
ये अगर इस तरह से करती है तो ये तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये अगर दोबारा से इस तरह करते जी जी, असल में क्या है कि सीमा हैदर के दिमाग में गलतफहमी है। वो समझती है कि जैसे मैं पहले आ गई, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, 2-3 दिन जेल में रही, वापिस आ गई और मैं जो है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको कानून का नॉलेज नहीं है। देखिए, हमेशा वही इंसान डरेगा जिसको कानून का नॉलेज होगा, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर आप ये वायलेशन करोगे तो इसकी ये सजा है। लेकिन इसको कानून का नॉलेज नहीं है। इसको बहुत से लोग, जो इसका खुद का भैया है, वो इसको गुमराह करता है और बहुत से लोग इसको गुमराह करते हैं और वो उस गुमराही में ज्यादा हवा ले जाती है और ये वायलेशन करती है। लेकिन जैसे जैसे वो समय बीतेगा, वो कानूनी कार्रवाई होगी, तो इसको समझ आएगा कि हाँ, कि इन लोगों ने तुझे फंसा दिया है और अगर तू कानून का वायलेशन ना करती तो कम से कम तुझे जेल ना होती। तो इसको आने वाले समय में पता चलेगा। अभी इसको कानून, इंडियन कानून का अभी इसको पता नहीं है। आने वाले समय में जब कार्रवाई, कोर्ट के ऑर्डर होंगे, तो इसको पता चलेगा। सर, हमारे यहाँ पे ना पंजाबी में एक कहावत है कि चोर को खाते हुए ना देखें, मार पड़ते हुए देखें। तो ये जब पुलिस के और अदालत के डंडे पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा। अभी तो वो समझ रही है कि ये पीस ऑफ पेपर है, इससे क्या हो जाएगा, लेकिन जब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा तब समझ आएगी कि ये क्या है। तब ये पुलिस भी और सारे अधिकारी भी सीधे हो जाएंगे।